तो एक ऐसा हादसा जिसने इस खबर को देखा सुना वो वाकई सुन हो गया। वो यही थे कि जमींदोज हो गए। कोई कुछ सोच पाता, कुछ कर पाता, कुछ कह पाता, उसके पहले हादसे की आंधी ने जैसे सब कुछ ले लिया। कुछ नहीं बचा सिवाय मलबे के, राख में लिपटी जिंदगियों के कुछ चिन्हों के। चप्पे चप्पे पर अगर दिखती थी तो सिर्फ मौत। जिसने भी देखा दिल दहल गया, जिसने भी सुना उसके कान सुन्न पड़ गए। 241 जिंदगियां खत्म हो गईं चंद मिनटों में। सदमे से जब लोग उभरे तो सवालों ने घेर लिया। क्या हुआ, कैसे हुआ? तकनीकी खामी थी, परिचालन की कोई त्रुटि थी, कोई ह्यूमन एरर था, लेकिन सवालों के जवाब अभी किसी के पास है नहीं। अगर है तो सिर्फ एक इंतजार कि कब मिलेगा इनका जवाब। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ा और 2 मिनट के भीतर जमीन पर गिरकर आग का गोला बन गया। चंद मिनटों में विमान धूं धूं कर जलने लगा, जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। सोशल मीडिया पर इस प्लेन क्रैश के कई वीडियोस वायरल हैं, जिनमें दुर्घटना स्थल से धुएं का काला गुबार आसमान में उठता दिख रहा है। आनन फानन में अहमदाबाद और वडोदरा समेत आसपास के कई शहरों से एम्बुलेंसेस को मौके पर भेजा गया। तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जिसमें कुल 230 यात्रियों समेत 242 लोग सवार थे। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 कनाडाई और 12 क्रू मेंबर थे। इन सभी की हादसे में मौत हो गई। शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल है। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहाँ पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स का रेसिडेंस है। इस बिल्डिंग के भीतर भी कई लोग घायल हुए। प्लेन का हिस्सा टकराने के बाद बिल्डिंग में आग लग गई। पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। क्रैश हुआ प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तकरीबन 11 साल पुराना बताया गया, जिसने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी और फिर अहमदाबाद में कुछ देर ठहरने के बाद ये लंदन के लिए टेक ऑफ कर चुका था। फ्लाइट थी, वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रीलिमिनरी हमें पता चला कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। तो डॉक्टर्स के फ्लैट थे, उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे। शाह ने अहमदाबाद पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी ली, हालात का जायजा लिया। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठे। विमान हादसे की वजह क्या रही, ये तो जांच के बाद साफ होगा। फिलहाल सरकार और लोकल प्रशासन का पूरा ध्यान राहत और बचाव कार्य और लोगों तक सही सूचना पहुंचाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
जाहिर है कि ये हादसा बड़ा गंभीर था। इस हादसे की तस्वीरों ने, पहली तस्वीरों ने ये बात अंदाज़ा लगा दिया था कि जो भी इस विमान के भीतर होगा उसका बच पाना कितना मुश्किल है। इस हादसे की जो पहली तस्वीरें थी, इस पे दूर से उठता धुएं का गुबार और जहां तक आप देख पाए वहां तक लपटें और आशंकाएं थी। इसके फौरन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचेंगे, ये जानकारी सामने आई थी, ये अपडेट सामने आया था और हुआ भी ऐसे ही। शाम के वक्त जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तो क्या स्थिति रही वो आपको हम यहां दिखा रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री जी लगातार गृह मंत्री से और तमाम मंत्रियों के साथ कांटेक्ट में रहे, संपर्क में रहे। जैसा आप देख पा रहे हैं, गृह मंत्री ने दुर्घटना स्थल पहुंचकर जायजा लिया, क्या हालात वहां थे। इसके बाद वे अस्पताल भी गए। ये अस्पताल के भीतर जाकर के उन्होंने हालचाल जाना है, समझा है कि क्या हुआ एक्चुअली। और ये घायल वो लोग भी हैं जिस बिल्डिंग से जाकर विमान टकराया था, उसके अंदर 50 लोग थे, 40 से 50 लोग। ये डॉक्टर्स का रेसिडेंस था अहमदाबाद में और इसी बिल्डिंग से विमान का एक हिस्सा टकराकर, वहीं विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसने बड़ी क्षति बिल्डिंग को भी पहुंचाई। अंदर भी धुआं ही धुआं हमने दिखाया था आपको शाम को, और यही स्थिति देखने के लिए कि जो भीतर थे बिल्डिंग के, जो घायल हुए थे, उनके क्या हाल है। गृह मंत्री जी पहुंचे अस्पताल और जाकर घायलों का हाल जाना, उनसे बातचीत की। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद आए और अहमदाबाद आने के बाद में दोबारा से उन्होंने उस स्थल पर जाकर एक तो देखा जो उनको रिपोर्ट मिली थी, उसके अलावा, और फिर वे अस्पताल गए, जाकर घायलों से मिले। घटनास्थल पर नुकसान का जायजा लिया है, घायलों की स्थिति जानी है। इस दौरान उनके साथ में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी नजर आ रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर या हादसे वाली जगह पर क्या हालात तब थे, क्या स्थिति अब है, ये सब कुछ अच्छी तरह से समझा है देश के गृह मंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी वो भी हर एक अपडेट के ऊपर नजर रखे रहे। गृह मंत्री अमित शाह से, केंद्रीय उड्डयन मंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से सबका पूरा ब्यौरा लेते रहे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गृह मंत्री का अहमदाबाद पहुंचना, अहमदाबाद में उतरते ही ग्राउंड जीरो जाना, घटनास्थल पहुंचना जहां दुर्घटना हुई है, और इसके बाद अस्पताल जाकर बिल्डिंग के जो घायल थे उनसे मुलाकात करना। तो अब सवाल यही है कि इसकी जांच कब तक पूरी होगी। इसकी जांच के लिए जिस ब्लैक बॉक्स को कलेक्ट करने की बात की जा रही है कि विमान के भीतर एक्चुअली क्या हुआ, एक सैबोटाज का एंगल है, उस पर भी जांच की बात की जा रही है। लेकिन इस बीच कुछ ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। ये जो एक हिस्सा आप देख रहे हैं जिसमें आपको राहत और बचाव कार्य करने वाले जवान मलबे पर खड़े दिख रहे हैं ऑरेंज ड्रेस में, ये इस वक्त की तस्वीरें हैं। ये वहाँ से लाइव तस्वीरें आती हुई दिख रही हैं। और एक तरफ गृह मंत्री जो हैं वे अस्पताल में पहुँचे थे, जब घायलों से मुलाकात की थी तब के हालात हैं। एक गंभीर हादसा जिसमें एक विमान पर सवार एक शख्स को छोड़कर बाकी सबकी मृत्यु हो गई हो। कितना खतरनाक यह हादसा हुआ होगा, कितना भयानक वो भीतर का मंजर होगा। चंद मिनटों में एक विमान पूरी तरह से कब्रगाह में तब्दील हो गया। यह हालात देखते हुए गृह मंत्री और राहत और बचाव कार्य बिल्डिंग के आसपास करते हुए राहत बचाव दल के जवान, दोनों तस्वीरें आप देखें, एक ताज़ा तस्वीर है, लाइव तस्वीर, और दूसरे में आप देख पा रहे हैं गृह मंत्री का आगमन और अस्पताल पहुंचना।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 200 से ज्यादा यात्रियों की मौत के बाद ये बिल्डिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मलबे के पास राहत और बचाव कार्य करते हुए लोग आप देख रहे हैं। अहमदाबाद से लाइव तस्वीरें हैं। तो एक विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसके बाद जो मंजर था उसको आपने एक रिपोर्ट में देखा। एयर इंडिया विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हुई है। विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। रूपाणी उसी विमान पर सवार थे जो आज हादसे का शिकार हुआ। 3 साल से पंजाब और चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी के तौर पर रूपाणी कार्य कर रहे थे। 3 दिन पहले लुधियाना में वेस्ट सीट पर उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार के लिए भी गए। विजय रूपाणी गुजरात के अगस्त 2016 से सितंबर 2021 तक 16वें सीएम के तौर पर कार्य संभाल चुके हैं। भारतीय राजनीति में उनकी अपनी एक अलग पहचान रही। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की, फिर जनसंघ का हिस्सा बने, फिर जब बीजेपी बनी तो बीजेपी में एक सक्रिय नेता और कार्यकर्ता के तौर पर वे अपनी भूमिका निभाते रहे। सबसे दुखद पहलू ये कि आज जब वे अपनी बेटी से मुलाकात के लिए जा रहे थे तो जिस हादसे में 241 जानें गई उसमें उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके भी मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अब धीरे धीरे करके एक एक वो शख्स सामने आ रहे हैं, उनके डिटेल सामने आ रहे हैं जो इस विमान का हिस्सा थे, इस विमान पर सवार थे। राजस्थान के थार से लंदन अपने पति से मिलने जा रही खुशबू पुरोहित, उनकी भी विमान हादसे में मौत हुई है। 5 महीने पहले उनकी शादी हुई। हादसे में जान गंवाने वाली खुशबू का परिवार, जो एक खुशियां मनाने वाला वीडियो परिवार का था, वो इस वक्त अचानक से सामने आया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल है, लेकिन अब इस परिवार में टीस बची है, दुख बचा है, संताप बचा है। और इतना भीषण हादसा जिसमें 241 लोगों की जान गई हो, इसमें भी चमत्कार दिखा। 3 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। ये तीनों तस्वीरें इस भयंकर हादसे के चमत्कार से जुड़ी हुई। पहला, हादसे में जिंदा एक शख्स बच गए जो आप देख पा रहे हैं। दूसरा, अस्पताल में इलाज और इस कार्य में जी जान से जुटे हुए लोग हैं, बचाव दल के भी हैं, आम लोग भी हैं। और तीसरा, वो रमेश कुमार का टिकट। ये हादसे में जो चमत्कार का प्रतीक बन गए, उससे जुड़ी 3 तस्वीरें। एकमात्र जिंदा रमेश कुमार, अस्पताल में इलाज चल रहा है, एक तरफ टिकट की तस्वीर। और कैसे ये बच गए, कैसे इनके प्राण बचे, क्या ये जानते हैं? अब सारी जानकारियां इनसे ली जाएंगी। तो सुविधा है कि आप पलक झपकते विमान पर सवार होकर अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन जब ऐसे हादसे होते हैं तो इंसान एक बारगी सोचता है, सेफ्टी को लेकर थोड़ा चिंतित होता है। इंसान की आसमान में पंछियों की तरह उड़ने की जो चाहत है, उसी ने दुनिया में विमानन इंडस्ट्री को जन्म दिया। अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने इसकी शुरुआत की और तब से लेकर अब तक तकनीक इतनी उन्नत होती चली गई कि आम तौर पर विमानों से सफ़र सबसे तेज़ ही नहीं, सबसे सेफ भी माना गया। पर यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, यानी ये पूरी जर्नी विमानन इंडस्ट्री की आसान नहीं है। इसमें कई हादसे, बहुत सी तस्वीरें।
सैकड़ों विमान जो हादसे का शिकार हुए, हर एक ने सबक दिया, हर एक ने थोड़ा सा इंप्रूव करने का एक मौका दिया। आपको ऐसे विमान हादसों की एक पूरी फहरिस्त बताएंगे जिसे दुनिया के इतिहास का एक बड़ा विमान हादसा माना गया। किसी विमान पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला भी आप इसको कह सकते हैं। देखिए जरा। 23 जून 1985 ये वो तारीख है जिसे भारत काले अध्याय के रूप में याद करता है। यही वो दिन था जब एयर इंडिया की शान कहा जाने वाला बोइंग 747 कनिष्क विमान अंटार्कटिक महासागर के ऊपर दुर्घटना का शिकार हो गया था। कनिष्क विमान ने कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। विमान को लंदन होते हुए नई दिल्ली पहुंचना था। विमान में 268 कनाडाई, 27 ब्रिटिश नागरिक और 24 भारतीय नागरिकों समेत 329 लोग सवार थे। लेकिन लंदन पहुंचने से पहले ही आयरलैंड के तट के ऊपर 31,000 फीट की ऊंचाई पर विमान में धमाका हुआ और विमान में सवार सभी 229 लोग मारे गए। कनाडा और भारतीय जांच एजेंसियों ने जब इसकी जांच की और उसके जो नतीजे सामने आए तो दुनिया स्तब्ध रह गई। दरअसल विमान को आतंकी हमले का शिकार बनाया गया था। कनाडा में रहने वाले सिख अलगाववादियों ने कनिष्क विमान को टारगेट किया था। खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन बाबर खालसा ने विमान में बम रखा था। खालिस्तानी आतंकवादी भारत सरकार से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे, लेकिन इस हमले के 39 साल बाद भी कनाडा पुलिस जांच पूरी नहीं कर पाई और इस हादसे को कनिष्क विमान हादसे के नाम से जाना जाता है। 9/11 से पहले तक विमानन इतिहास में कनिष्क हादसा सबसे घातक आतंकवादी हमला माना जाता था। एयर इंडिया के इतिहास में कनिष्क हादसा कभी न भूलने वाली घटना है। इसे न केवल विमानन सुरक्षा पर नए सवाल उठाए बल्कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भी एक नया अध्याय जोड़ा। इस हादसे ने दुनिया को एहसास कराया कि आतंकवाद का खतरा कितना बड़ा हो सकता है और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस घटना से सबक लेते हुए यात्री विमानों में सुरक्षा के कड़े नियम लागू किए गए, जिसके चलते विमान यात्रा को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस वक्त जबकि इस एक हादसे में कितनी जानें गई और कितना नुकसान हुआ, इस बात का आकलन चल रहा है, तो इसी बीच देश में हुए उन हादसों का जिक्र भी बनता है जिसमें कई बार कई सारी जानें एक साथ चली गई। अब आपको बताते हैं भारत में कब कब हवाई हादसे हुए हैं और उनका क्या इतिहास रहा है। सबसे पहले अगस्त 2020 हाल की घटना देखिए। केरल में रनवे पर एक एयर इंडिया का विमान फिसला जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। जनवरी 2018 मुंबई हादसा, ONGC के कर्मचारियों को लेकर जा रहा पवन हंस दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 7 की मौत हो गई। मई 2010 मैंगलोर हादसा, एयरपोर्ट रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया का एक विमान जिसमें 158 लोगों की मौत हुई। और फिर 1996 का नवंबर हरियाणा में हादसा हुआ। सऊदी अरब की एयरलाइन कजाकिस्तानी फ्लाइट से टकरा गई जिसमें 340 लोगों की मौत हुई। अप्रैल 1993 की तारीख जब महाराष्ट्र औरंगाबाद में उड़ान भरते वक्त इंडियन एयरलाइंस ट्रक से टकराया और 55 लोगों की इसमें जान गई। तो भारत में हवाई हादसे कब कब हुए हैं ये आपको यहां दिखा रहे हैं। देखिए आप जरा, भारत में हवाई हादसों का ये अब तक का पूरा ब्यौरा है। मुंबई 2018 जनवरी का हादसा, 7 लोगों की जान इसमें चली गई। इसी तरह 2010 बेंगलोर जिसमें 158 लोगों की जान गई थी, फिसला था विमान यहाँ ट्रैक के ऊपर। 2010 बेंगलोर का 158 लोगों की जान लेने वाला यह हादसा सबको लंबे समय तक याद रहा, एक उदाहरण, एक मिसाल बना था। 96 हरियाणा नवंबर में जो हादसा हुआ, 340 लोगों की इसमें मौत हुई थी। एक बड़ा आंकड़ा था मौत का जिसको लेकर ये इतिहास में दर्ज दुर्घटनाओं का एक सबसे खौफनाक मंजर था। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद चश्मदीद इस पूरी घटना को लेकर कई तरह की जानकारियों के साथ सामने आए। आपको भी सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़ जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुबारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। बहुत दुखद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। गुजरात के सभी तंत्र यहाँ लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था में, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ इस समय बोलने की स्थिति नहीं है। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है। लोकल कार्यकर्ता जो एयर इंडिया के प्लेन का बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, और इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं हादसे के चश्मदीदों से मिलने के बाद, जायजा लेने के बाद। पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं
उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं एक बार ज़रूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। और आज गुजरात के डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों का एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मगर कसौटी हुआ और बहुत त्वरा के साथ यहाँ पर काम किया गया, वो पूरे देश के मीडिया के सामने और परिजनों के सामने भी आया है। अंत में मैं फिर से एक बार सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत सरकार और गुजरात सरकार की ओर से सभी हताहत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। गुजरात पहुंचे, अहमदाबाद पहुंचे, घायलों से मिले, दुर्घटना स्थल गए, 3-4 बड़ी बातें उन्होंने की हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हादसों पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जिस तरह डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट गुजरात मिलकर के काम करता नज़र आया, संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह सहयोग दिया, आम लोगों का जो सहयोग मिला, वो इतिहास में दर्ज हो गया है। ये भी कहा कि डीएनए सैंपलिंग के द्वारा ही सभी मृतकों की पहचान हो पाएगी। सबके डीएनए सैंपल कलेक्ट होकर वो फैसिलिटी अहमदाबाद में, वो फैसिलिटी गुजरात में है कि अब मुंबई लैब तक ये सैंपल नहीं जाएंगे, इसीलिए जल्दी ही यहाँ से टेस्ट रिपोर्ट आएंगी, जल्दी ही शवों की शिनाख्त हो पाएगी, पहचान हो पाएगी मरने वालों की, मृतकों की। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति जीवित बचे हैं, बाकी सबकी मृत्यु हुई है। विदेशी नागरिक इसमें शामिल हैं। संवेदनशीलता से इस मसले को लिया जा रहा है। सरकार ने, प्रशासनिक तंत्र ने, आम लोगों ने और राहत और बचाव दल ने मिलकर जो एक कसौटी थी, तुरंत बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह के हादसों पर एक्ट करने की, उसमें काफ़ी बेहतर काम किया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने एक तरह से संतोष जाहिर किया जिस तरह का डिज़ास्टर मैनेजमेंट या राहत और बचाव कार्य किया था, और ये भी कहा कि बहुत जल्दी ही डीएनए सैंपलिंग की रिपोर्ट उन सभी लोगों को, परिवारों को राहत दे पाएगी जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनों के, मृतकों के पहचान हो जाने का कि वो कौन थे, और उनके शवों की पहचान के बाद में वो उन सभी अपने लोगों के सुपुर्द किया जाएगा। इस हादसे के बाद में कुछ और बड़े
रिएक्शंस भी हमको मिले हैं। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने अहमदाबाद हादसे पर दुख प्रकट किया। IBC 24 ने उनसे खास बातचीत की, समझना चाहा कि किस तरह का यह हादसा था। भारत की एविएशन दुनिया का सबसे सुरक्षित एविएशन माना जाता है, ये उनका दावा सामने आया। अनुभवी पायलट्स हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के ऊपर पूरा विश्वास है, ग्राउंड स्टाफ तत्पर है। फ्लाइट में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन सबको अच्छी तरह टेस्ट किया जाता है, लेकिन उनका ये कहना है कि हादसों पर कंट्रोल किसी का नहीं है। ब्लैक बॉक्स से कारण क्या हैं ये स्पष्ट होकर सामने आ पाएंगे। सुनिए ज़रा क्या कहा उन्होंने। अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा सामने आया है जो न सिर्फ दर्दनाक बेहद दुखद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या सेफ्टीज यहाँ पर होती हैं कि इस तरह के जो विमान हादसे हैं उनको रोका जाए। ये बहुत दुखद हादसा आज जानकारी में आया है। सामान्यतः सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों के बारे में एविएशन सेक्टर काफ़ी सतर्क और सजग रहता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेफ्टी के लिए ऑलरेडी बहुत सारे रेगुलेशंस नाम्स बने हुए हैं। DGCA जो हमारा सेफ्टी रेगुलेटर होते हैं उनके तहत जो भी मापदंड है, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड, उनके तहत ये कार्रवाई मतलब सभी एयरपोर्ट मेंटेन किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। एयरपोर्ट जो पायलट का संपर्क होता है और कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने से पहले, इंजन स्टार्टअप लेने से पहले उसके कंसर्न जो इंजीनियर्स होते हैं, ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स जो हर जगह पे अपनी अपनी पोस्टेड रखते हैं, ये एयरलाइन ऑपरेटर, वो पहले ओके रिपोर्ट देते हैं। तो सामान्यतः समझा जाता है कि एयरपोर्ट के जो एयरक्राफ्ट की कंडीशन कैसी है ओके करता है, इसके बाद ही उसका स्टार्टअप और मिलता है, फिर वो ATC से कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर वो टेक ऑफ करते हैं। तो आपने सुना, ये कहा जा रहा है कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री दुनिया भर के जितनी भी एविएशन सेक्टर की इंडस्ट्री उनमें बेस्ट मानी जाती है। उसकी वजह है कि विमानों को लेकर कभी कोई लापरवाही, कोई चूक या कोई भी अति उत्साह नहीं दिखाता यहाँ का स्टाफ। लेकिन इस हादसे की वजह क्या है, ये कारण पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो एक हादसा और कई सवाल अभी भी सामने हैं। उन सब के जवाब जब तक तलाशे ना जाएं, जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए, तब तक आप सबसे भी अनुरोध है कि कोई भी अपुष्ट जानकारी आप आगे आपके पास जिस भी माध्यम से आई है उसे बिना चेक किए फॉरवर्ड ना करें। हर एक अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में भी इतना ही। नमस्कार।